पहले चरण का चुनाव हुआ, तुम्हारे सारे एजेंडे, तुम्हारा सारा झूठ, तुम्हारी सारी नफरत धरी की धरी रह गई। नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर ले इस देश की जनता को गुमराह करने की, कितना भी कोशिश कर ले बेवकूफ बनाने की, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि बीते 10 साल में हिंदुस्तान को जितने दंश दिए गए, जितनी चोटें दी गई, जितनी परेशानी दी गई, हिंदुस्तान की जनता को जितना तड़पाएगा, एक एक को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। इस बात को आज नोट कर लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग जो हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, सनातन के नाम पर जो देश का उल्लू बना रहे हैं बीते 10 सालों से, और एक तरफ गाय काटने वाली कंपनियों को खुद पनाह दे रहे हैं। सोचो उसने 1 साल में कितनी लाखों गाय कटवाई होंगी। गौशाले खुलवाए इन्होंने जगह जगह, 4 ठो बाउंड्री उठवा दी, 1 ठो टीन सेट डलवा दिया। उसमें गायों की हालत क्या है? खाने के लिए उनके पास चारा नहीं है। आप बात कर रहे हैं? अगर आप साहूकार को चोर कहो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो साहूकार है। लेकिन यदि आप चोर को चोर कहो तो बहुत तिलमिलाता है, बहुत उछलता कूदता है वो। लेकिन जिस दिन ये विपक्ष में बैठ जाएंगे, उस दिन ये रोजगार की भी बात करेंगे, उस दिन ये महंगाई की भी बात करेंगे, उस दिन MSP की भी बात करेंगे, उस दिन महिला सुरक्षा की बात करेंगे। तो देश के हित में है। बात पे ये मुसलमान क्यों चिल्लाते हैं? बात पे ये घुसपैठिया क्यों चिल्लाते हैं? आज मैं आपको बताता हूं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस युवा नेता गोपाल तिवारी। सर, सबसे पहले तो शुरुआत यहां से करूंगी कि EVM पर जो लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे धांधली की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ला दिया और साफ कह दिया कि बैलेट पेपर तो वापस नहीं आएगा। जो 100% पर्चियां को मिलान की जो बातें थी उस पर भी मना कर दिया है। अब आप लोगों का क्या फैसला है और क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, अभी हम सब जो है सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, हमने सदैव उसके फैसलों का सम्मान किया है। लेकिन इस समय हमारी सड़क की लड़ाई है। जब कानून की लड़ाई लड़ने का वक्त आएगा, कानूनी लड़ाई लड़ने का वक्त आएगा, तब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल पहला चरण संपन्न हुआ, दूसरा चरण संपन्न हुआ। इन तमाम चीज़ों को चलने के बाद में, तमाम खबरों को चलने के बाद में आज पूरी तरीके से सत्ता पक्ष बौखलाया हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जाकर के अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाषा का इस चुनाव से, इस देश की संस्कृति से, लोकसभा चुनाव से या फिर जनता से कोई सरोकार है ही नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी हीन भावना से ग्रसित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कतई शोभा नहीं देता है। मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं कि कम से कम नरेंद्र मोदी को खुद की गरिमा को कोई चिंता नहीं है तो मत करें, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है। कम से कम उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए, उसको आप छिन्न भिन्न करने का काम मत कीजिए। लेकिन मंगलसूत्र वाले बयान पर आप समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री का कहना है कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ है कि माताओं बहनों के गहनों का हिसाब रखेंगे और आने वाले समय में इस तरीके से पैसे बांट देंगे दूसरे समुदाय में कि माताओं के गले में मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी किस हद तक झूठ बोलते हैं ये देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और आजकल तो सब गूगल गवाही देता है। और आपके ही चैनल पे शायद आप ही वो इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें मैंने कहा था आजकल गूगल इस बात की गवाही देता है। गूगल से पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठों का शहंशाह कौन है, बड़े बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिख करके आता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा बैटिंग करने वाले, बॉलिंग करने वाले सुधीर चौधरी, उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कम हैं और उनका नाम जगत प्रकाश नड्डा हुआ करता था। आजकल वो झूठ प्रचार नड्डा बन गए। लगता है मोदी जी की हवा उनको लगी हुई है कि मुख्य धारा की मीडिया जो चरण चुंबक है, जिसको सुबह शाम अच्छा खासा मोटा पैसा आता है, अगर वो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ हो जाए, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाए, नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश करने लगे, तब आप समझ जाइए कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कुचल चुके हैं। और इस समय इस देश की भावना के साथ, देश के 140 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास वो कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने समय मांगा कि प्रधानमंत्री जी से मैं समय मांगता हूं कि मुझे समय दें, मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर के बैठूंगा उनके सामने। प्रधानमंत्री इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमने एक शब्द क्या बोल दिया, एक लाइन क्या बोल दी, पूरे इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री क्या है भाई? प्रधानमंत्री व्यक्तिगत थोड़ी है, वो पर्सनल लाइफ थोड़ी जी रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सिलेक्टेड नहीं है। क्या आपने कोई परीक्षा दी थी और आपका सिलेक्शन हो गया और प्रधानमंत्री बन गए? आप इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड प्रक्रिया से आए हैं। देश की 140 करोड़ जनता ने आपको वोट दिया है, सांसद चुने हैं, सांसदों ने आपको अपना विधायक उसका संसदीय दल का नेता चुना है, तब आप प्रधानमंत्री बने। आप पर्सनल लाइफ थोड़ी जी रहे हैं कि आप जब मर्जी आएगी वो कह देंगे, जब मर्जी आएगी तो आप अपनी ही बात पर पलट जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात कि ये जो देश है, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध है, ये इनका एक संगम है, एक गुलिस्ता है। और इस गुलिस्ते के सारे फूल मिलकर के ही इस पूरे हिंदुस्तान रूपी गुलस्ते की जो है गुलदस्ते की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आप क्यों आखिर इसको तोड़ना चाहते हो? क्या दिक्कत है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पार्टी 10 साल सत्ता में रह गई हो, जो प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहा हो, प्रचंड बहुमत के साथ रहा हो, और जब तीसरी बार वो चुनाव लड़ने उतरे तो चुनाव तो उसे इस बात पे लड़ना चाहिए, वो डंके की चोट पर छाती ठोक करके कहे। प्रधानमंत्री कहते हैं ना 56 इंच की छाती हमारी, उसी 56 इंच की छाती को ठोक करके कहे कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, मैंने 15 लाख लोगों के खाते में डाल दिए, मैंने किसानों की आय दोगुनी कर दी, मैंने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। कहे क्यों नहीं कह पा रहा है? आखिर क्यों उसे मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही है? क्यों उसे मुसलमानों को घुसपैठिया कहना पड़ रहा है? क्यों मंदिर मस्जिद करना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर के आज सारे लोग उसी लाइन पे चल पड़े हैं। ये साफ दर्शाता है कि तीसरी बार आप फिर से 10 साल की ही तर्ज पर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो। उनका ध्यान रोजगार से हटाना चाहते हो, उनका ध्यान महंगाई से हटाना चाहते हो, उनका ध्यान किसानों से हटाना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, पहले चरण का चुनाव हुआ, तुम्हारे सारे एजेंडे, तुम्हारा सारा झूठ, तुम्हारी सारी नफरत धरी की धरी रह गई। दूसरा चरण हुआ, तुम्हारे सारे एजेंडे, सारा नफरत, सारा झूठ तुम्हारा का धरा रह गया। और मैं आपको कह रहा हूं, आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए, और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा फिर से अपना यही कैमरा, यही माइक लेकर के आना, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था आपको। 5 चरण में हिंदुस्तान की जनता 10 साल के झूठ को, 10 साल में फैलाई गई नफरत को पूरी तरीके से मुंह तोड़ अपने वोट की चोट से जवाब देने वाली है। नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर ले इस देश की जनता को गुमराह करने की, कितना भी कोशिश कर ले बेवकूफ बनाने की, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भी अब अति से परेशान हो गई। उसको लग गया कि अब तो ये दिन दहाड़े, पहले दिन दहाड़े चोरियां हुआ करती थी, लूट हुआ करती थी, प्रधानमंत्री दिन दहाड़े लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। अभी आप ऐलान कर रहे हैं 4 तारीख की, और मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार आ जाती है 4 तारीख के परिणाम में उन्होंने जो कहा और उनकी बहुमत बन जाती है, फिर आप क्या करेंगे? ये आपकी भाषा, ये आपकी भाषा। मैं कहता हूं मान लो 400 का नारा देने वाले 150 भी पार नहीं कर पाए, मान लो, होना तो दोनों माना जाता है। मान लो, हाँ मान लिया, मान लो 150 भी पार नहीं, फिर अच्छा अगर ये 150 भी पार नहीं कर पाए, हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बीते 10 साल में हिंदुस्तान को जितने दंश दिए गए, जितनी चोटें दी गई, जितनी परेशानी दी गई, हिंदुस्तान की जनता को जितना तड़पाएगा, एक एक को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। इस बात को आज नोट कर लीजिए आप। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक तो आप लोग जिस तरीके से आरोप लगाते हैं उस पर वो कहते हैं कि कोई भी सरकारी संस्थाएं अगर काम ना करे तो उस पर सवाल उठाना बनता है, जो संस्थाएं काम कर रही है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं लगता है। अच्छा, हमने मैनिफेस्टो अपना बनाया, हमने अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जो है वो 2 करोड़ रोजगार देने की प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी उसको काउंटर करते हुए हमने 30 लाख रोजगार देने की बात की। ये हम खिलाफत कर रहे हैं देश की? किसी एजेंसी के खिलाफ बोल रहे हैं हमने हिंदुस्तान के पढ़े लिखे ग्रेजुएट को सालाना 1 लाख रुपए स्टाइपेंड देने की बात की। ये हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं? हमने
हर घर से एक महिला को चिन्हित करके 8,500 रुपए उसके खाते में डालने की बात की, हर महीने डालेंगे। ये हम देश के खिलाफत कर रहे हैं। हमने किसानों को एमएसपी का लीगल राइट देने की बात की, ये हम खिलाफत कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को उनके मनपसंद का भोजन अलाउ किया जाएगा। मतलब गौ भक्षक अगर आप अलाउ करते हो तो वो जनता से पूछ रहे क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? देखिए पहली बात तो योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं और फिर वो भोगी वाली बात करते हैं। ये बड़ा दुखद है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं आप। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करके कहता हूं कि आप मुझे समय दे दीजिए, कल का समय दे दीजिए, इस इंटरव्यू को सुन लीजिएगा, इतनी क्लिप निकाल के भेज दीजिएगा उनको, सुन लीजिए, समय दे दीजिए। मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर के बैठा हूं, आप कहीं मुसलमान शब्द तो दिखा दीजिए उसमें। कहीं अगर मुसलमान शब्द होगा तो मैं आजीवन के लिए राजनीति छोड़ दूंगा और अपने नेता को भी कहूंगा कि आप भी राजनीति छोड़ दो। अगर उसमें नहीं निकला तो योगी आदित्यनाथ को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। बताइए आप बिल्कुल देंगे इस्तीफा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और अब खेल बदल चुका है। क्योंकि अब पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन था झूठ का, नफरत का, फेक न्यूज का, और जिस बात को लेकर के आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, उसका काउंटर मैं नहीं कर रहा हूं। जाने माने आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने ही काउंटर किया। झूठ प्रचार नड्डा तथा कथित जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे सवाल पूछा। श्वेता सिंह एक एक चीज का कंप्लीट फैक्ट चेक करके वो बता रही हैं आज तक पर। हो सकता है कल को इनको भी उठा करके वो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप लोग के प्रचार प्रसार जो हो रहे हैं राहुल गांधी के, उसमें पीएफआई के पैसे मिल रहे हैं, उनके पीएफआई के झंडों तले आपका प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए अब वो झूठ की बयार बंद हो गई। ब्यूटी जी, इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसने पूरी दुनिया का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया है। और ये क्या कहते हैं? हम हिंदुत्व की पार्टी हैं, हम गौ माता के रक्षक हैं। याद आ गया, सही कि आपने सवाल पूछ लिया, मैं तो भूल ही गया था, आपने याद दिला दिया। योगी आदित्य ने क्या कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि उनको जो है गाय का मांस खाने के लिए और मीट वो करने के लिए छूट देंगे। अरे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गाय काटने वाली कंपनी से हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया है, हजारों करोड़ रुपए, सार्वजनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, हमने कहा हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना करके उनसे कहा कि आप लिस्ट निकालिए, और जब लिस्ट निकाली गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जनता ने देखा कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग जो हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, सनातन के नाम पर जो देश का उल्लू बना रहे हैं बीते 10 सालों से, और एक तरफ गाय काटने वाली कंपनियों को खुद पनाह दे रहे हैं, उनसे हजारों करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं। आप सोचिए, जिसने गाय काटने वाली कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया हो, और आप कल्पना करके देखो, हजारों करोड़, सोचो उसने एक साल में कितनी लाखों गाय कटवाई होंगी। कल्पना है आपको इस बात की? और ये गौ माता की बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई गौ तस्कर हो नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई गायों का दुश्मन हो नहीं सकता। गाय हमारी माता है। 2014 से पहले हम गाय की पूजा करते थे। गाय के गोबर का जब लेपन अपने घर पे लगाते थे, हम अपने घर को शुद्ध मानते थे। आज उन्होंने उसको अशुद्ध करने का काम किया है। आज गाय माता की ऐसी तैसी करने का काम किया। अरे उत्तर प्रदेश में आप जाकर देख लीजिए, गौशाले खुलवाए इन्होंने जगह जगह, 4 ठो बाउंड्री उठवा दी, 1 ठो टीन सेट डलवा दिया। उसमें गायों की हालत क्या है? खाने के लिए उनके पास चारा नहीं है। आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें रही, और इस बात पर अब अगर अमेठी चले तो अमेठी में लगातार 2 चीज़ें चल रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सस्पेंस बनाया गया है। इसी पर जो है स्मृति ईरानी ने कहा है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, और एक साथ ये भी बयान देती है कि हनुमान बनकर उनको भगा देना है एकदम यहाँ से। तो उस पर क्या कहते हैं? राहुल गांधी कब पहुँच रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये डर बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी टीवी में कह डालता होता दाग बहुत अच्छे होते हैं। ये डर बहुत अच्छा लगता है, हमको सुकून मिलता है। राहुल गांधी से इतना डर, राहुल गांधी से इतना भय, वो तो कह रहे राहुल को भगा देना है वहां से। वो काहे चिंता है आपको? फिर भगोड़े बोले, क्यों चिंता है आपको इतनी?
किस बात की इतनी चिंता है? और वैसे भी अगर आप साहूकार को चोर कहो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो साहूकार है। लेकिन यदि आप चोर को चोर कहो तो बहुत तिलमिलाता है, बहुत उछलता कूदता है वो। तो स्मृति ईरानी नेता तो है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में एक ड्रामेटिक वो है, मतलब एक ड्रामा कंपनी है भारतीय जनता पार्टी में। उस ड्रामा कंपनी की सबसे बड़ी क्वीन है वो। और क्यों है? क्योंकि वो ड्रामा क्वीन रही हुई हैं। सास भी कभी बहू थी, ऐसे तमाम उन्होंने सीरियल किए हुए हैं। और उसी ड्रामेटिक अंदाज में कभी सिलेंडर लेकर के घूमती रहती थी जंतर मंतर पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अमेठी में, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। मतलब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को आश्चर्यचकित करने जा रही है। इंतजार कीजिए, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। अमेठी हमारी है, अमेठी के लोग हमारे अभी हैं। तो बीजेपी के हाथ में है। अमेठी हमारी, मैं क्या कह रहा हूँ, अमेठी हमारी है, अमेठी के लोग हमारे हैं। रायबरेली हमारी है, रायबरेली के लोग हमारे हैं। तो हमें चिंता नहीं है, वहां के लोग तैयार हैं। ये तैयार रहें क्योंकि इनका झोला पैक होने वाला है। एक बात और बता दूं आपको, 400 पार का नारा ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस बार हम विपक्ष में बैठने जा रहे हैं। और इनका विपक्ष में बैठना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अभी रोजगार की बात नहीं करते, अभी ये महंगाई की बात नहीं करते, अभी ये किसानों की एमएसपी की बात नहीं करते। लेकिन जिस दिन ये विपक्ष में बैठ जाएंगे उस दिन ये रोजगार की भी बात करेंगे, उस दिन ये महंगाई की भी बात करेंगे, उस दिन एमएसपी की भी बात करेंगे, उस दिन महिला सुरक्षा की बात करेंगे। तो देश के हित में है ये। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका कांग्रेस से ज्यादा अच्छा निभाती है? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा रुपया छोड़ दीजिए। वर्तमान हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना ही इस देश के लिए श्रेयस्कर है। विपक्ष उसमें बैठना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को इतना डर क्यों लगता है भाई? बात बात में ये मुसलमान क्यों चिल्लाते हैं? बात बात में ये घुसपैठिया क्यों चिल्लाते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ। कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की अगर असली जायज कोई औलाद है ना तो वो नरेंद्र मोदी ही है। असली मुसलमान है नरेंद्र मोदी। उदाहरण के तौर पर, जब आपको कोई विपत्ति आती है, आपके जीवन में कोई दुख दर्द तकलीफ आता है, तो सबसे पहले किसे बुलाते हो आप? अपने माँ बाप को बुलाते हो या अपनी कौम को बुलाते हो? उन्हीं को तो बुलाते हो। जब जब विपत्ति आती, 5 साल नहीं याद रहता है, लेकिन जब चुनाव लड़ने जाते हैं और जब इनका सिस्टम लड़खड़ाता है, इनको लगता है कि हम हार रहे हैं चुनाव, हम बैक फुट पे जा रहे हैं, उस समय इनको मुसलमान याद आता है, उस समय इनको घुसपैठिया याद आते हैं, उस समय इनको जिहाद याद आता है। तो हे फेकेंद्र मोदी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, 24 घंटे सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक जो दिन भर फेंकता हो उसका नाम फेकेंद्र मोदी ही होना चाहिए। लेकिन आपके प्रधानमंत्री भी हैं भारत के। नहीं, प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत पहले खो चुके हैं, वो है तो वही बहुत पहले खो चुके हैं। इसलिए कहता हूं हे फेकेंद्र मोदी, ये 10 साल देश की जनता ने आपको मौका दिया या आपको झेला है, सहन किया है। अब और ये देश की जनता आपको झेल नहीं सकती। अब ये फेकेंद्र वाला जो आपका आइडिया है, आपका ये जो सिस्टम है, इसको आप कहीं और जाकर के चलाइएगा। और ये बार बार कहते हैं कि अब की बार 400 पार के नारे नहीं, अब की बार मोदी जी तो नहीं, अब की बार आप बोलिए आगे। मैं तो 400 पार ही जानती हूं। अब की बार भाजपा सत्ता से बाहर। ये तो विपक्ष का नारा है। विपक्ष का नारा नहीं है, जनता का नारा है। जनता से ही तो पक्ष बनता है, जनता से ही तो विपक्ष बनता है, और जनता ही तो जनार्दन होती है, जनता ही तो तय करती है। अब वो अलग बात है, आजकल बीजेपी खुद को ही जनता भी समझ बैठी है, खुद को ही जनार्दन भी समझ बैठी है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि जनता ही जनार्दन है। और जो लोग खुद को जनता भी समझ बैठे, जनार्दन भी समझ बैठे, आज आपको मैं कह रहा हूं 4 तारीख को इस देश की जनता अपने जनार्दन होने का परिचय देगी। और जो लोग अपने आप को जनार्दन समझ बैठे हैं उनका मनार्दन भी करेगी और उनको सजा दे करके, उनका झोला पैक करके यहाँ से वापस भेजने का भी काम करेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना, तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इन्होंने दिए। और 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा और विपक्ष की भूमिका कौन बेहतर निभाएगा आने वाले समय में। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।